हमारे इंडिया में लोगों को फाइनेंस से लेके मतलब एजुकेशन कहीं पे है ही नहीं। और कोई मतलब बिकॉज ऑफ द रॉन्ग फाइनेंस मतलब पैसों के चीज़ों के हिसाब से लोग अपने लाइफ में बहुत गलत गलत डिसीजन ले लेते हैं। क्या होता है विजय कि हम लोग अपने गोल के ऊपर ध्यान रखने से ज्यादा अपने आजू बाजू क्या हो रहा है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। सीरियसली। भाई रशिया यूक्रेन की वॉर हो चुकी है, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ चुके हैं, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, इंटरेस्ट रेट हाइक होना चालू हो चुका है। तो हम लोग अपने गोल के ऊपर फोकस करने की बजाय ये सब चीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। उसकी वजह से ये होती है हमारे पास इतने सारे निगेटिव इनपुट्स आते हैं विच आर चेंजिंग अवर डिसीजन टू स्टे ऑन कोर्स। सिंपल चीज कही जाती है, इन्फ्लेशन की वजह से अच्छी इकोनॉमी धीरे 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 वीक होती जाती है। तो जो एसेट हमें हमारे फ्यूचर के लिए काम न आने वाली हो वो एसेट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके फायदा क्या है। व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन लाइक इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज का वीडियो है ना, हमारे यूट्यूब चैनल में मैं एक नई पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। यह पॉडकास्ट सीरीज का नाम है ऑल अबाउट मनी। अभी मैंने ये पॉडकास्ट सीरीज क्यों स्टार्ट करने का सोचा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, मैंने अपने लाइफ में ना मतलब मैंने अपने करियर में पैसे के बारे में बहुत ही लेट सीखा है कि पैसे को कैसे यूज करना चाहिए, पैसे को हम लोग कैसे और बेटर वे में यूज कर सकते हैं हमारी आने वाली ग्रोथ के लिए, और कैसे एक अच्छी वेल्थ आप बना सकते हो। इसके बारे में ना मैंने अपने लाइफ में बहुत ही लेट सीखा है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर जो मैंने चीजें सीखी है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कभी कभी मैं आप लोगों के साथ अपनी नॉर्मल थॉट्स भी इसमें शेयर कर दिया करूंगा। इसीलिए मैंने ये पॉडकास्ट सीरीज का नाम रखा है ऑल अबाउट मनी। तो आज के हमारे वीडियो में जो सबसे पहले गेस्ट है उनका नाम है मिस्टर समीर शाह। अभी ये जो समीर जी है ना वो मार्केट में और मोर देन 22 ईयर्स से उनका मतलब फुल टाइम मार्केट में आप बोल सकते हो कि एक्सपीरियंस है। और ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत आप बोल सकते हो कि इनको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का अच्छा नॉलेज है। तो मैंने क्या सोचा है कि मैं आज समीर जी के साथ बात करूंगा हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में और नॉर्मल इन्फ्लेशन के बारे में, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया है। अभी मैं आप लोगों को पहले ही एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है। तो अगर आप ये बड़ा वीडियो देखने के लिए चाहते हो तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टार्ट टू लेके एंड तक आप ये वीडियो पूरा देखिए, तो ही आपको ये वीडियो में से बहुत ही की टेक अवे मिलेंगे। तो बस यही चीज आप लोगों को बतानी थी कि हमारा नया जो पॉडकास्ट सीरीज है वो मैंने क्यों बनाई है और ये पॉडकास्ट सीरीज का मेन इंटेंशन क्या है। तो चलिए फिर जानते हैं कुछ नई बातें समीर जी के साथ। थैंक यू समीर भाई, आज आप हमारे यहाँ पे आए और आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ नॉलेजेबल चीज़ शेयर कर रहे हो उसके लिए। तो समीर भाई, मैं सबसे पहले आपको ये पूछूंगा कि अगर हम लोग देखें हमारे नॉर्मल इंडिया में, मैं वर्ल्ड वाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि नॉर्मली वर्ल्ड में भी यही ऑप्शन अवेलेबल होंगे जो इंडिया में है। तो नॉर्मली इंडिया में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन कौन से अवेलेबल है, और ऐसे कौन से ऑप्शन है जहाँ से हम लोग एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न निकाल सकते हैं। अगर अभी मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप समझो कि अभी मेरे पास 10 लाख रुपए है और मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए। तो कौन से ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है और कौन से ऑप्शंस को मुझे देखना चाहिए। सी विजय, क्या होता है हम लोग जब छोटे थे ना तब से हमारे बाप दादा सब लोगों ने हमें यही सिखाया है कि जो वो करते थे वो हमें करना चाहिए। जैसे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिशनल एफडीज में इन्वेस्टमेंट करना है। तो यही सब प्रोडक्ट है जो हम बचपन से देखते आए हैं। लेकिन ज़माना बदल चुका है। तभी ऐसा था कि लोगों में अवेयरनेस नहीं थी कि इसके सिवा भी और कुछ प्रोडक्ट हो सकते हैं कि जहाँ से हम ज़्यादा रिटर्न खींच सकते हैं या ज़्यादा अपना गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 10 लाख रुपये है तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गोल्ड, रियल एस्टेट, एफडीज को भी ध्यान में रखिए। लेकिन इसके सिवा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको एक अच्छा सा ग्रोथ दे सकते हैं, आपके लिए फ्यूचर के लिए एक वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। सो देयर आर प्रोडक्ट्स। तो ये बात तो आपने बहुत अच्छी बोली समीर भाई कि आपको गोल्ड और रियल एस्टेट और दूसरी चीज़ों को, एफडीज को आपको हटा देना नहीं चाहिए, आपको ध्यान में रखना चाहिए। और आपने बोला कि उसके अलावा भी दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे अभी मेरे पास 10 लाख रुपए है, ये एग्जाम्पल को लेते हैं हम लोग। तो अभी ऑब्वियसली बात है कि मैं कोई रियल एस्टेट में तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे टिकट साइज जो है वो बड़ी होती है। और अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो अगर मैं गोल्ड में तो समीर भाई मैंने आज तक देखा नहीं है कि कोई एज एन इन्वेस्टमेंट गोल्ड को लेता है। बिकॉज हमारे घर में जब भी गोल्ड लेने की बात होती है तो कोई ऐसे नहीं बोलता है कि यार चलो आज हमारे पास पैसे हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेते हैं।
और अभी तो चलो गोल्ड ईटीएफ और ये सब है, पर मुझे इतना लगता नहीं है कि कोई एक्टिवली इतना गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करता है। एंड जो दूसरी एफडीज की बात है, तो मैं आपको मेरा पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ समीर भाई, कि आज तक मैंने एफडी में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है। मैं आपको बहुत जेन्युइनली बोलूंगा, आप लोगों को भी बोलूंगा कि मैंने अपने करियर में अभी लास्ट 3 साल से या 2 साल से आप बोल सकते हो कि मैं क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ। उसके पहले मैं क्रेडिट कार्ड भी यूज नहीं करता था। अब मैंने क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि विजय क्रेडिट कार्ड यूज करो, अच्छा होता है, आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे पॉइंट्स मिलते हैं, रिवॉर्ड मिलते हैं। आप डेबिट कार्ड से तो खर्चा कर ही रहे हो, तो क्रेडिट से करो और फिर पेमेंट कर दो। तो मैंने जब भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, मेरी मेरी बैंक में जो जहाँ पे मैं 11-12 साल से बैंकिंग कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला बॉस क्यों नहीं मिलेगा? तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, आपके पास जो है वो आपका सिबिल स्कोर सही नहीं है और आपके पास एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो हम आपको क्रेडिट कार्ड कैसे दे? तो मैंने बोला अरे भाई, कोई देगा तब मेरे पास क्रेडिट कार्ड आएगा ना, तो ऐसे कैसे आ जाएगा? तब जाके उन्होंने मुझे बोला कि विजय भाई आपको इतना एफडी करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे आपको एक क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तब जाके मैंने एफडी अपने लाइफ में, आप बोल सकते हो कि अभी 2 साल पहले की बात है, मैंने तब जाके एफडी की, और सिर्फ इसलिए कि मुझे वो क्रेडिट कार्ड मिल जाए। तो ये एफडी की बात है। बट अभी समीर भाई, मैं रिसेंटली बहुत ऐसी बातें सुन रहा हूँ और हम देख भी रहे हैं मार्केट में कि इन्फ्लेशन अचानक से ना एक बहुत बड़ा एनिमी बन गया है हमारे लिए। अभी 2 साल पहले हमने देखा था कि भाई स्टॉक मार्केट में कोविड की वजह से 2-3 साल पहले हमने एक बहुत बड़ा फॉल देखा। तो हम लोगों को पता चला कि भाई वर्ल्ड वॉर नाम की कुछ चीज होती है, वो अगर होता है तो मार्केट गिरता है। हमने ये देखा कि कोविड आ गया, अचानक मार्केट में सरप्राइज, सारी ग्लोबल इकोनॉमी अचानक लॉकडाउन हो गया, सब बंद हो गया, तो मार्केट गिरता है। बट समीर भाई, ये इन्फ्लेशन क्या चीज है? ये इन्फ्लेशन इतना मैटर क्यों कर रहा है? और दूसरी बात ये है कि अभी रिसेंटली जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब यूएस इन्फ्लेशन का डेटा कल ही आया है, और वो डेटा जो है वो ऐसा बोल रहे हैं कि 40 साल का सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन जो है वो अभी यूएस में चल रहा है। और अभी हमने देखा है कि श्रीलंका जैसी कंट्री भी हाई इन्फ्लेशन की वजह से बहुत प्रॉब्लम में है। तो समीर भाई, ये इन्वेस्टमेंट या फिर ये सारी चीज़ों में हमारे लिए इन्फ्लेशन का क्या एक रोल होता है, और इन्फ्लेशन क्या हमारे इन्वेस्टमेंट पे या हमारे रिटर्न पे क्या रोल प्ले करता है? आप उसके बारे में कुछ बताओगे? सी विजय, इन्फ्लेशन मतलब एकदम सिंपल और सादी भाषा में कहेंगे, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। राइट। जो पैसे से आप जो चीज़ आज खरीद सकते हो, आने वाले साल में वही चीज़ वो पैसे से आप नहीं खरीद सकते, उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। 100 रुपये की चीज़ जो आज मिल रही है वही चीज़ अगले साल आपको मिलेगी 105 रुपये में, तो उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। सिंपल चीज़ कही जाती है, इन्फ्लेशन की वजह से अच्छी इकोनॉमी धीरे 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 वीक होती जाती है। इन्फ्लेशन इज़ अ साइलेंट किलर। आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके पॉकेट से 100 रुपये के बजाय 105 रुपये, 105 के बजाय 115 रुपये कब निकल गए। तो अभी हम लोगों ने पहले बात की एफडी में इन्वेस्ट करना, जैसे आपने क्रेडिट कार्ड के लिए एफडी में इन्वेस्टमेंट किया है। अभी एफडी के ऊपर आपको लोग ब्याज देंगे 5% से 6%, सामने इन्फ्लेशन आजकल चल रहा है 60%। तो आप एफडी 5 साल 6 साल तक रख के आप दरअसल अपनी कैपिटल बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, वो सबसे बड़ी सोचने की चीज़ है। ठीक है, चलो आपने क्रेडिट कार्ड के लिए किया है तो बात अलग है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए अगर एफडी करनी है तो आई डू नॉट रिकमेंड इट टू यू। ओके, तो मतलब आप बोलना चाहते हो कि अगर समझो इन्फ्लेशन का रेट 7% या 8% है, तो हमें वैसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो इन्फ्लेशन को बीट करे। जरूर। तो ये बात तो आपकी बराबर है। तो अभी आप मुझे बताइए समीर भाई कि हमारे पास ऐसे कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है जो ऐसा लगता है कि भाई ये ऑप्शंस अवेलेबल है और ये इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं? सी, इन्फ्लेशन का तो ऐसा है कि नॉर्मल इंडिया की इन्फ्लेशन की रेट 5% से 6% रही है। जैसे कि ट्रेडिशनल एफडी है, एक जमाना था अपने पिताजी अपने दादाजी के टाइम में जब एफडी के रेट 12-12.5% भी चलते थे, तो वो टाइम इन्फ्लेशन भी तो हाई था। आज की तारीख में इन्फ्लेशन मॉडरेट होकर 6% पे आ चुका है, तो सामने एफडी के रेट भी 5.5-6% हो चुके हैं। सिंपल एग्जांपल लेना है, एफडी आपको 6% दे रही है, उसमें से आप टैक्स भर रहे हो। टैक्स निकालने के बाद अपने हाथ में जैसे बोलते हैं रियल रेट ऑफ रिटर्न, वो हार्डली 4 से 4.5% आ रहा है। 4-4.5% अपने पॉकेट में आ रहा है, सामने महंगाई इन्फ्लेशन 6% आपके पॉकेट में से निकाल रहा है। सोचने की बात है कि आप 1.5 रुपया कमा रहे हो या 1.5 रुपया गंवा रहे हो। राइट। गोल्ड, पिछले 30 साल की एवरेज आप गोल्ड की देखेंगे तो तकरीबन कुछ 8-8.25% से गोल्ड बढ़ा हुआ है, उसके ऊपर भी आप टैक्स देते हो। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, घर पे जो गोल्ड आया है, हमारे घर वाले हिंदुस्तान में क्या गोल्ड बेचने देंगे? कभी भी नहीं। गोल्ड घर में आ गया वो आ गया, कभी जाने वाला नहीं है। तो जो एसेट
हमें हमारे फ्यूचर के लिए काम न आने वाली हो, वो एसेट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा क्या है? जैसे रियल एस्टेट का भी मैंने देखा है समीर भाई, मेरे मेरे जो पिताजी के फ्रेंड है वो लोग कभी बोलते हैं ऐसे कि हमने 30 साल पहले यहाँ पे घर लिया था इतने रुपए में। मैं अगर आपको हमारा ही एग्जांपल दूं तो हम पाकिस्तान से जब यहाँ पे आए थे, मतलब जब इंडिया पाकिस्तान का हुआ था, ये मेरी दादी मुझे बोलती थी। तब मेरी दादी ने मुझे बोला था कि मैंने मुंबई में आके 10 रुपए में एक घर खरीदा था। अब वो मेरी सोचो, मेरी दादी ने जब अपने यंग एज में वो 10 रुपए में घर खरीदा था, आज वो घर की कीमत भले 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी है, बट वो लोग ऐसे कंपेयर करते हैं कि भाई हमने इतने साल पहले इतने रुपए में घर खरीदा था, आज ये घर की वैल्यू इतनी है। बट मेरी दादी ने कभी वो घर बेचने की बात नहीं की थी। तो क्या वो वैल्यू मैटर करती है? या फिर आप ऐसे बोल सकोगे समीर भाई, रियल एस्टेट मुझे ऐसा लगता है कि देखो, आपके पास एक्सेस ऑफ मनी है, आपके पास इतना पैसा है कि आपके पास एक खुद का घर रहने के लिए है और आप दूसरे घर खरीद रहे हो, तो एक बात अलग है। बट अभी हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले बात कर रहे थे कि हमें प्रॉपर्टी रेंट पे लेनी चाहिए या फिर हमें प्रॉपर्टी को खरीदना चाहिए। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, मतलब रियल एस्टेट के बारे में? सी रियल एस्टेट ऐसी चीज़ है, मैं पर्सनल मेरा व्यू ये है कि रियल एस्टेट तभी खरीदना चाहिए जब आप उसमें खुद रहने वाले हो। रियल एस्टेट इज़ नॉट द असेट फॉर इन्वेस्टमेंट। इसका रीज़न एक ही है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तब आपके सामने लाइफ के कुछ गोल रहते हैं, जैसे कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए बचा रहे हो, आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए बचा रहे हो, बच्चों के मैरिज के लिए बचा रहे हो, या फ्यूचर में आपका कोई भी गोल होगा उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। समझो कि आपने आज 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ले ली है आपके फ्यूचर के लिए। 10 साल के बाद या 12 साल के बाद आपको कुछ 25 लाख रुपए की जरूरत पड़ी या 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, आपकी रियल एस्टेट है 2 करोड़, उसकी वैल्यू 3 करोड़ हो चुकी है। क्या आप उसमें से एक बेडरूम अलग से बेच पाओगे? नहीं। नहीं बेच पाओगे। आप पूरा फ्लैट बिकने की तैयारी करोगे कि आपको पूरा फ्लैट बेच देना है, उसकी आप तैयारी करोगे। जरूरी है कि वो टाइम मार्केट ऐसा होगा कि आपकी वैल्यू में मार्केट में वो फ्लैट बिक जाएगा या इमीडिएटली आपको बायर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। जैसे अभी कोविड में तो फ्लैट्स बिक ही नहीं रहे थे, इवन रेंट भी नहीं आ रहे थे। सो मेरे ख्याल से रियल एस्टेट इज नॉट अ गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। सेकेंडली, रियल एस्टेट आप परचेज करते हो, हर 5 साल आपको कुछ ना कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट आने वाली है। आप मेंटेनेंस भर रहे हो, 4-5 साल में रिपेयरिंग कुछ आता है, कभी नल बिगड़ गया है, कभी प्लम्बिंग का प्रॉब्लम है, कभी पेंट का प्रॉब्लम है, कभी लीकेज का प्रॉब्लम है। तो ये रिकरिंग कॉस्ट जो होती है वो तो दिखते ही नहीं हम कोई लोग। कैलकुलेट नहीं करता है, राइट? तो रियल एस्टेट इज ऑल्सो नॉट अ गुड एसेट टू इन्वेस्ट। आपको रहना है तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप इसमें रह रहे हो। सो इट इज़ नॉट नॉन एज इन्वेस्टमेंट। राइट। अगर हम लोग मुंबई में रेंटल यील्ड की बात करें तो वो मेरे ख्याल से 2.5% से 3% के आसपास होगी। बराबर। बिकॉज अभी जो मैं फ्लैट में रह रहा हूँ वो भी रेंट पे ही है। तो वहाँ पे हम लोग कुछ 60,000 रेंट दे रहे हैं और वो फ्लैट की वैल्यू 2 करोड़ है। आप तो सिंपल कैलकुलेट कर लो, 2.5% के आसपास की हाँ, रेंटल बैठेगी बस। तो मतलब इट इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर नो, इन्वेस्टमेंट। और नॉट एट यहाँ ऑल। पे आप बोल रहे हो कि टिकट साइज भी बड़ी लगती है और लिक्विडिटी भी बहुत लो है। अगर आप घर बेचने जाते हो तो इसको बहुत टाइम लग जाता है और आपको सिर्फ 50 लाख रुपया चाहिए या 25 लाख रुपया चाहिए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप एक रूम बेच के उसको कवर कर लो। अभी रियल एस्टेट जो है, रियल एस्टेट में एप्रिसिएशन क्या है? रेंटल यील्ड तो मैंने बता दिया, आपने खुद ने बता दिया, 2.5% की है। जो अपनी कंट्री का इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो वो हिसाब से सीमेंट, कंक्रीट, मेटल्स, इलेक्ट्रिफिकेशन सबकी कॉस्टिंग भी बढ़ती है। तो रियल एस्टेट में एक्चुअल रिटर्न जो अपना इन्फ्लेशन है उससे 1-2% ही ज़्यादा आता है, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं आता है। तो समीर भाई, अभी हमने समझ लिया कि गोल्ड इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। भले गोल्ड को आपको खरीदना है और यूज करना है, दैट इज द डिफरेंट पॉइंट, बट गोल्ड इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर, अगर किसी पर्सन के पास 100 रुपीज है तो उसको 100 का 100 रुपया गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं नहीं करना करना चाहिए। चाहिए। आपने पहले भी बोला। दूसरी बात आपने ये भी बताई कि भाई आपको अगर घर लेना है तो आपके रहने के लिए लेना है, बट सही दिस है। इज नॉट द गुड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास 100 रुपीज है और आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे थोड़े पैसे रियल इस्टेट में भी इन्वेस्ट करने चाहिए, तो आप डाइवर्सिफाई करने के लिए ठीक है। बट अगेन, रियल इस्टेट में डाइवर्सिफाई करने वाला पर्सन वो होगा जिसके पास 10-15 करोड़ रुपया ऑलरेडी एडिशनल इन्वेस्टमेंट के होंगे। लिए है। तो अभी समीर भाई, अभी मैं बहुत सारे ऐसे रास्ते पे है ना होर्डिंग्स देखता हूँ कि म्यूचुअल फंड सही है और स्टॉक मार्केट भी। अभी हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट पिछले 3 साल से बहुत सारे निवेशक जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने आए हैं। तो समीर भाई, आपको क्या लगता है कि, मुझे आप बताइए कि व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन, लाइक इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए? क्या वो स्टॉक मार्केट है, क्या वो म्यूचुअल फंड है? बिकॉज अभी हमने देख लिया कि भाई आपने एफडीज के तो कुछ फायदे अभी हो नहीं रहे हैं। रियल एस्टेट में कोई ऐसे सिंपली इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकता है, बड़ी टिकट साइज है, बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम है। तो आप मुझे बताइए कि ये म्यूचुअल फंड क्या है? बिकॉज स्टॉक मार्केट के बारे में तो हमारे सारे व्यूवर्स को पता है,
बट मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे व्यूवर्स को ये चीज़ भी पता चलनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड क्या चीज़ होती है और म्यूचुअल फंड से हम कैसे आगे जा सकते हैं। सी विजय, आप जो होर्डिंग्स पढ़ते हो बड़े बड़े, म्यूचुअल फंड सही है, दरअसल वो सही है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? बेसिकली म्यूचुअल फंड इज अ पूल ऑफ मनी. दिस pool is created by investor like all of us. This pool of money is given to the fund manager. Fund manager invests into equity or into debt. It creates profit and that profit is transferred to us after cutting the management fees and other charges. तो फंड मैनेजर जो ये इन्वेस्ट करता है वो फंडामेंटल रिसर्च होता है, टेक्निकल रिसर्च होता है, उसके पास एक रिसर्च टीम होती है, इसके सपोर्ट से वो अच्छी अच्छी इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। और वो जो इक्विटी ग्रो होती है, जो कंपनियां ग्रो होती है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो होती है, और जो प्रॉफिटेबिलिटी आती है उसकी वजह से शेयर की प्राइसेस बढ़ती है, उसकी वजह से म्यूचुअल फंड की एनएवी मतलब म्यूचुअल फंड का रेट, वो पर्टिकुलर स्कीम का रेट बढ़ता है। दैट इज अवर ग्रोथ और वो हमें पास ऑन होता है। ओके तो समीर भाई, जैसे अभी स्टॉक मार्केट भी ऑलमोस्ट सेम ही है कि भाई आपने किसी स्टॉक को खरीद लिया, और जैसे कि आपने बोला कि म्यूचुअल फंड में एनएवी होता है, नेट असेट वैल्यू। तो अगर कोई नॉर्मल निवेशक है जो जॉब कर रहा है या कोई अपने बिजनेस में बिजी है, तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि उसको स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में किसी अच्छे फंड में इन्वेस्ट करके उसको निवेश करना चाहिए? सी, आप अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फंड मैनेजर वही काम कर रहा है जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप इक्विटी में कर रहे हो। फंड मैनेजर भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, आप डायरेक्ट इक्विटी में भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। फर्क ये है, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड, आप एक अच्छे होशियार आदमी को, एक्सपीरियंस आदमी को अपने पैसे इक्विटी में लगाने के लिए दे रहे हो। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप अपना कॉल खुद ले रहे हो, या तो आप टिप ले रहे हो कहीं से, या तो आप कहीं से न्यूज़ से ली कर रहे हो, या तो आप व्हाट्सएप के ऊपर चैट आती है वहां से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। प्रॉब्लम यह है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, जब आपको खुद को जो कंपनीज का फुल फ्लेज नॉलेज नहीं है तो आप अपना पैसा रिस्क क्यों कर रहे हो? इट इज़ बेटर ये पैसा किसी ऐसे आदमी को देना चाहिए जो नॉलेजेबल हो, जिसका ये फील्ड हो, और वो आपका पैसा अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न प्रोवाइड कर सके। ओके तो समीर भाई, हमने मतलब आपने ये जो बात बोली ना वो बहुत अच्छी है कि नॉर्मली लोग क्या मार्केट में टिप लेके इन्वेस्टमेंट कर हाँ। देते हैं, और फिर मुझे देखो पर्सनली अभी मुझे भी बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स है वो ऐसे, अभी जैसे रिसेंटली समीर भाई CDSL का प्राइस हमने देखा कि बहुत अच्छा खासा मूव हो गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो अपना स्टॉक है BSE, उसका प्राइस बहुत ऊपर चले गया था। तो जनरली क्या होता है ना कि अभी पिछले 3 साल में बहुत सारे नए निवेशक मार्केट में आए हैं और उन्होंने अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की है। तो उन्होंने क्या है कि खराब फेस देखा नहीं है और वो अच्छे हाँ। फेस में ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। और जिस तरीके से अभी मार्केट साइडवेज चला गया है, थोड़ा बहुत डाउन साइड जा रहा है, तो ये उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। अभी जैसे आपका एक्सपीरियंस तो मार्केट में ऑलमोस्ट 22-23 साल का है, तो मुझे लगता है मैंने तो सिर्फ एक ही लोअर सर्किट को एक्सपीरियंस किया है, और अब मुझे लगता है आपने 3-4 लोअर देखा सर्किट को हुआ है, देखा एक्सपीरियंस कर हुआ है। लिया है। तो आपके एक्सपीरियंस में, मेरे एक्सपीरियंस में, और जो सिर्फ नया 3 साल है उसके एक्सपीरियंस में बहुत फर्क है। अभी मुझे ना समीर भाई ऐसे बहुत सवाल आते हैं अपने ट्विटर पे या फिर अपने यूट्यूब कमेंट्स के यहाँ पे कि विजय भाई, मैंने CDSL को मतलब अच्छे खासे टॉप प्राइस पे खरीद लिया है 1200-1300 रुपये में, और अभी CDSL का प्राइस 800 रुपया चल रहा है, मैं क्या करूँ? तो मुझे ये पढ़ के ना बहुत बुरा लगता है कि यार लोग फोमो में इन्वेस्ट तो कर लेते हैं, बट जब वो स्टॉक नीचे गिरता है तब उनको प्रॉब्लम होती है और ले नहीं पाते हैं। तो समीर भाई, इसका मतलब ये तो नहीं है कि CDSL खराब स्टॉक है। CDSL अच्छा स्टॉक है, पर उसने अच्छे स्टॉक को खराब भाव में खरीद लिया, हम सही ये बात बोल है। सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि शायद जो इन्वेस्टर है उसको वो प्रॉपर नॉलेज नहीं था कि कौन सी चीज को कितना प्राइस देना चाहिए। तो आप बोलना चाहते हो कि भाई म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो ये सारी चीजों से आप दूर रह सकते हो। जरूर। और अगर किसी के पास फुल टाइम है, अगर वो फुल रिसर्च कर सकता है, अगर वो स्टॉक मार्केट में प्रॉपर स्टडी कर सकता है, जैसे जैसे हर एक चीज़ को, प्रोफेशन को टाइम देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर बनने के लिए 5-10 साल लगते हैं, इंजीनियर बनने के लिए भी 6-7 साल लगते हैं। तो स्टॉक मार्केट में भी एक प्रॉपर फुल टाइम एक्टिव इन्वेस्टर बनने के लिए भी बहुत सालों का एक्सपीरियंस लगता है, तब जाके आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और मैं आप लोगों को पर्सनली बताता हूँ कि मैं खुद स्टॉक मार्केट में पिछले 11-12 साल से एक्टिव हूँ, पर आज भी मेरे से गलती होती है। होती है, बट मैंने हर इंसान से होती है। हाँ, बट मैंने अपनी गलती से ही सीखा है। तो अभी आप मुझे ये बताइए कि वाई म्यूचुअल फंड इज सो इम्पोर्टेंट। अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है या फिर कोई पर्सन जॉब कर रहा है
या फिर आप बोल सकते हो कि कोई पर्सन है जो ये दोनों चीज नहीं कर रहा है बट स्टॉक मार्केट में ही इज नॉट टू मच एक्टिव, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड क्यों एक्टिव है, मतलब म्यूचुअल फंड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सबसे पहले पॉइंट मैंने बता दिया 2 मिनट पहले कि आप पैसा अपना एक ऐसे फंड मैनेजर को दे रहे हो जो कि एक्सपीरियंस है, जो स्टडी करके आपके पैसे इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेकेंडली, म्यूचुअल फंड इज अ ट्रांसपेरेंट कैटेगरी। जो हो रहा है आपकी नज़र के सामने हो रहा है। डे टू डे आपको एनएवी पब्लिश होती है, आप देख सकते हो। मार्केट की जो मूवमेंट होती है एनएवी के ऊपर उसकी इफेक्ट होती है, वो भी आप देख सकते हो। सेकेंडली, आप अच्छे फंड मैनेजर को पैसा दे रहे हो। थर्ड थिंग, म्यूचुअल फंड्स आर हाईली लिक्विड। आपको जब भी बाय करना है, जब भी सेल करना है, विथ अ टिक ऑफ अ टाइम, विथ अ टिक ऑफ आपके कंप्यूटर से आप बाय और सेल कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड का ये एडवांटेज है। जैसे जैसे कंपनियां ग्रो होती है, जैसे जैसे कंपनियों की प्रॉफिटिलिटी बढ़ती है, उसकी शेयर प्राइसेस के ऊपर इफेक्ट आती है। मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में मार्केट के ऊपर बहुत सारे सेंटीमेंट इफेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है जो उसके ऊपर इफेक्ट करती है प्राइसेस के ऊपर। तो मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। समीर भाई, मैं आपको 1 मिनट इधर हाँ, रोकूंगा कहिए। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे आप ये बताइए कि आपने कितने लोअर सर्किट देखे हैं समीर भाई, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस मैं जानता हूँ आपको, मतलब ऑलमोस्ट मैं आपको जानता हूँ 11 साल से, और मुझे पता है कि आप मार्केट में तब से हो जब से मतलब रिंग में काम होता था। तो आप हमारे दर्शक को ये बताइए कि आपने कितने लोअर सर्किट देखे और वो लोअर सर्किट के टाइम पे क्या एक्सपीरियंस था इन्वेस्टर्स का, और उसके बाद आगे क्या क्या हुआ है? सबसे पहले तो 2008 में एक ही दिन में 3 लोअर सर्किट देखी है। ओह। और ओवरऑल आज तक 5 से 6 लोअर सर्किट देखी हुई है। लेकिन ये लोअर सर्किट जो है ना, वो आइडिया ही दिमाग से निकाल देना चाहिए, बिकॉज इट क्रिएट्स निगेटिविटी। लोग लोअर सर्किट में भी माल बेचने के लिए, शेयर्स बेचने के लिए खड़े रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर के भाव में लिया है, वो लोगों को डर लग रहा है कि मार्केट चला जाएगा और नीचे, तो बेच दो। अभी 100 रुपये में जो चीज़ ली हुई है अच्छी कंपनी, वो आज लोअर सर्किट लग के 2-3 सर्किट लग के 40 रुपया 50 रुपया हो चुकी है। तो ये सोचने की बात है, ये लेने का भाव है या बेचने का भाव है। तो लोगों का एक डर होता है। वही 40 रुपये की चीज़ लोग लेंगे नहीं, जब 100 रुपया 120 रुपये हो जाएगी तब लोग लेने के लिए दौड़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो इफेक्ट है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वही गलत है। तो समीर भाई, मैंने ये आपको क्यों पूछा पता है, आपने कितनी लोअर सर्किट देखी है? बिकॉज अभी रिसेंटली मार्केट ने 10-15% का करेक्शन दिया हाँ। है और सब लोगों के पसीने छूट गए हैं। जितने, मैं तो बोलता हूँ कि जितने नए इन्वेस्टर है जो पिछले 3-4 साल में आए हैं, अब वो लोग ने एक्चुअली ये पहली बार देखा है 10-15% का करेक्शन, और वो बोल रहे हैं कि मार्केट खत्म हो जाएगा। और हमने जब ये कोविड की बात की थी, कोविड के टाइम पे तो सर मुझे निफ्टी के 2000 के टारगेट आ रहे थे, मुझे रिलायंस का 500-600, मतलब ऑलमोस्ट आप बोलो कि हर स्टॉक के कचरे के भाव आ रहे थे। तो ऐसा जनरली, मतलब लोअर सर्किट में ऐसा जो नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी होती है ना, वो बहुत पैनिक हो जाती है। आपने बहुत सही बात बताई कि अगर आपने कोई अच्छी चीज़ खरीदी है और उसका प्राइस अभी 40 रुपीज़ हो गया है, तो ऑब्वियसली वो लेने का भाव है, बेचने का भाव नहीं है। बट बिकॉज ऑफ दैट सिनेरियो ना समीर भाई, वो कैसा होता है कि निगेटिविटी। वो टाइम पे कैसा होता है ना कि हर न्यूज़ चैनल में, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे सब लोग नीचे की ही बात कर रहे हैं। और जब मार्केट ऊपर जाता है ना, अभी रिसेंटली मार्केट जब 18,000 था, तब 25,000 के टारगेट आ रहे थे, 30,000 के टारगेट आ रहे थे। तो ये सारी चीज़ हो रही है। तो मैंने इसीलिए पूछा कि आपने आज तक कितनी लोअर सर्किट देखी और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? बेसिकली मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा बीच में। समझो कि मार्केट नीचे गया है, रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है, इन्फ्लेशन का डेटा बढ़ गए, मार्केट आपने बताया वैसे 15-20% नीचे आ चुके हैं। आपकी डे टू डे लाइफ में क्या फ़र्क पड़ा है? आपने क्या रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से क्रूड बढ़ गया, उसकी वजह से खाना पीना बंद कर दिया? नहीं। घूमना फिरना बंद कर दिया? नहीं। अगर आपने खाना पीना बंद नहीं किया है, घूमना फिरना बंद नहीं किया है, आपके डे टू डे एक्सपेंसेस बंद नहीं किए, तो ये जो सब कंपनियां जो आपको खाना पीना, कपड़ा, रहना, घूमना फिरना प्रोवाइड करती है, वो कैसे बंद हो सकती है? राइट। हाँ समीर भाई, तो मैंने आपको वहां पे रोक दिया था कि आपने कितनी लोअर सर्किट देखी है। हाँ। तो आप मुझे बताइए कि वाई म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड किस लिए? क्योंकि म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। इक्विटी म्यूचुअल फंड इज इक्विटी। इंडिया में इक्विटी से ज़्यादा रिटर्न कोई एसेट क्लास ने आज तक दिया नहीं है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि इक्विटी आने वाले दिनों में रिटर्न देगी कितना और उसने रिटर्न दिया है कितना। तो विजय ऐसा है, 1980 में सेंसेक्स था 100 पॉइंट, आज की तारीख में वही सेंसेक्स है 55,000 पॉइंट, ऊपर में 62,000 जाके आया। तो 42 साल में सेंसेक्स ने 550 टाइम्स रिटर्न दिया हुआ है, लेकिन उसे दिया हुआ है जो इन्वेस्टेड था।
बाकी कौन सी एसेट क्लास है जिसने पिछले 40 साल में इक्विटी के जितना रिटर्न दिया है? अगर आप ये 550 टाइम रिटर्न गिनोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 15.5 से 16% CAGR से रिटर्न आता है। सामने गोल्ड ने दिया है कुछ 7-7.5% से, रियल एस्टेट ने दिया है 8 से 9% से, और बैंक एफडी ने ऑन एन एवरेज रिटर्न दिया है 7-8.5% से। सो सबसे पहले तो इक्विटी ने रिटर्न दिया 15-15.5%। आने वाले सालों में इक्विटी 12% से 14% रिटर्न दे सकता है। अभी 12-14% क्यों देगा, उसका एक कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन आता है अपनी कंट्री के नॉमिनल जीडीपी से। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? जैसे कि अपनी कंट्री का जीडीपी है 7-7.5 और इन्फ्लेशन चल रहा है तकरीबन 6% एवरेज, लॉन्ग टर्म एवरेजेस। तो 7.5% का जीडीपी और 6% का इन्फ्लेशन आप ऐड करते हो तो 13.5% बैठता है। तो अपनी इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म बेसिस पे तकरीबन 13 से 13.5% से ग्रो होना चाहिए। तो ये रिटर्न हम आने वाले सालों में इक्विटी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात आती है म्यूचुअल फंड पे। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप एक अच्छे बंदे को, एक्सपीरियंस आदमी को, फंड मैनेजर को पैसे अपने मैनेज करने के लिए दे रहे हो। सो ही विल टेक केयर कि आपका फंड ग्रो हो और आपके हाथ में एक अच्छा सा रिटर्न आए। म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आगे बात करते हैं तो एक कर सकते हैं, हर एक इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गोल होते हैं। जैसे कि रिटायरमेंट का प्लानिंग होता है, चाइल्ड एजुकेशन होता है, चाइल्ड मैरिज होता है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए उसकी हेल्प लेके आप अपनी लाइफ के गोल इजीली अचीव कर सकते हो। अभी समीर भाई, जैसे आपने बोला कि भाई आप एक प्रोफेशनल को पैसा देते हो संभालने के लिए, तो क्या वो पर्सन खुद अपना पैसा नहीं संभाल सकता है डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में? सी, फंड मैनेजर जो होता है, ही इज़ एम्प्लॉयड बाय द म्यूचुअल फंड कंपनी AMC। तो वो उसका रोल है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में डीलर होते हैं, डीलर पूरा दिन अपने क्लाइंट्स का ट्रेडिंग करते रहते हैं। तो वो क्या खुद अपना ट्रेडिंग नहीं कर सकता है? नहीं, लेकिन वो उसका जॉब है, तो वो उसे फुलफिल करना है, क्लाइंट को सर्विस करनी है। सो फंड मैनेजर इज बेसिकली मैनेजिंग योर मनी। मैंने ये सवाल आपको क्यों पूछा पता है समीर भाई, कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो बहुत लोग आते हैं और स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट रिटर्न कमाने के लिए भी बहुत लोग आते हैं। हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग अपने रिटर्न्स के स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं और बहुत लोगों को इंस्पायर्ड भी करते हैं। अभी इसमें से कौन कितना सच कितना झूठ वो पता नहीं होता है, बट जनरली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको, मैं ये अपना व्यू दे रहा हूँ, आप मुझे बताना अगर मैं रॉन्ग हूँ तो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने बिजनेस में बिजी हो या आप अपने जॉब में बिजी हो और आपके इन्वेस्टमेंट को आपको कंप्लीट करना है, और आपने जिस तरीके से बोला कि आपको गोल को टारगेट करते हुए अपने इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए, तो अगर आपको करना है और आपको पता है कि भाई मुझे ऑन एन एवरेज 10 साल में 13 से 14% का रिटर्न मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट बेस्ट ऑप्शन है। बट यहाँ पे जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो हमारे इमोशंस बहुत आ जाते हैं डायरेक्ट। जैसे अभी मार्केट गिर गया तो भाई मेरे पास एक स्टॉक है जो अच्छा है, पर मैं वो मार्केट गिरने के डर के वजह से बेच देता हूँ। और मैं क्यों बेचता हूँ? क्योंकि सब जगह पे यही बात चल रही है कि मार्केट गिर जाएगा, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। और दूसरी बात ये है समीर भाई कि ऐसे सिनारियो में क्या होता है, मैंने 100 वाली चीज 40 में या 80 में बेच दी, फिर वापस से वो 110 120 होती है ना, तो वापस से मैं उसको खरीद लेता हूँ और ये साइकिल वापस से चलता है। तो आपको बोलने का मतलब ये है कि अगर आप किसी प्रोफेशनल को, फंड मैनेजर को या किसी फंड में पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, तो ये सारे जो इमोशंस है आप उससे हट जाते हट हो। जाते हो, यस। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है समीर भाई जो आपने बताई है कि अगर आपको इमोशंस को कंट्रोल करना है तो आप सिंपल है, आप किसी म्यूचुअल फंड सी, मैनेजर को इक्विटी पैसा दे मार्केट में यही वही आदमी जीत सकता है जो अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल करता है, डिसिप्लिन से इन्वेस्टमेंट करता है और टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट करता है। समीर भाई, आप मुझे एक बात बताइए कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है? बिकॉज हमारे इंडिया में क्या है ना, मैं आपको मेरा पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। आज से बहुत साल पहले मैंने एक LIC शुरू की थी। अब वो टाइम पे मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ किसी भी LIC एजेंट को, बिकॉज जो मेरे साथ पर्सनली हुआ है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों के साथ भी ये एक्सपीरियंस हुआ है तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अब वो टाइम पे क्या हुआ ना समीर भाई, वो LIC एजेंट ने मुझे ये बताया कि भाई आप ये पॉलिसी ले लो, आज इतने में आप पॉलिसी ले लो, इतने साल इन्वेस्टमेंट करो, इतने साल बाद आपका पैसा इतने का इतना हो जाएगा। अब समीर भाई रिसेंटली वो मेरी पॉलिसी मुझे मिली, हाँ। बट वो पैसा था 1 लाख रुपया। तो समीर भाई अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने जब पॉलिसी स्टार्ट की थी तब 1 लाख रुपए की वैल्यू लग रही थी बड़ी, और वो टाइम पे जो मेरी सैलरी थी या जो मेरी इनकम थी उसके बेसिस पे वो बड़ा लग रहा था। बट आज के वैल्यू पे 1 लाख की कोई वैल्यू नहीं है। 1 लाख की कोई वैल्यू नहीं है। तो समीर भाई हम लोगों को बहुत ऐसे मिसगाइडेंस है लाइफ में
कि सेविंग क्या चीज़ है और इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है ना, शायद वो किसी को पता ही नहीं है। तो आप कुछ उसके बारे में बता सकते हो? सबसे पहले तो LIC, तो LIC इज़ नॉट अ बैड थिंग बेसिकली, लेकिन लोग LIC को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट समझते हैं। LIC इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट एसेट, बेसिकली इट्स इंश्योरेंस इंश्योरेंस। ऐसे बराबर। आपको इंश्योरेंस के लिए LIC लेनी चाहिए, ना ही कि इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क, सही बात है, लोग समझ में नहीं पा रहे। सेविंग्स का मतलब सिंपल भाषा में यही होता है, आप अपने हर महीने की इनकम में से खर्चा निकालने के बाद में कुछ पैसे बचाते हो और बैंक में, FD में या सेविंग्स में पड़े रहते हो, ताकि फ्यूचर में काम आ सके। ये तो इससे हो गया कि जैसे आप कुछ पैसे बचा के पिगी बैंक में डाल रहे हो, राइट। जिसकी कोई वैल्यू आगे जाकर बढ़ने वाली नहीं है। क्यों? बात हुई अपने पहले ही, विजय, FD में 5-5.5% रिटर्न मिल रहा है, जो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा है। सेविंग में पैसा पड़ा है, वहाँ 2.5-3% मिल रहा है, जो आपको इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा है। तो ये जो सेविंग्स है वो आपके फ्यूचर के लिए एक्चुअल में काम नहीं आने वाला है। अमाउंट बढ़ने वाली है, लेकिन आज की 100 रुपये की जो परचेजिंग पावर है, आने वाले 10 साल के बाद वो 50 रुपये की होने वाली है। सामने आपका पैसा सेविंग्स में इतना बढ़ने वाला नहीं है। इन्वेस्टमेंट ये चीज़ है, इन्वेस्टिंग मीन्स यू आर पुटिंग योर मनी इन सच एसेट्स विच इज एक्चुअली ग्रोइंग योर मनी बेटर देन इन्फ्लेशन। सिंपल भाषा में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ये बोला जाता है। ओके। तो ये मैंने आपसे क्यों क्वेश्चन पूछा ना, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है, मन में नहीं, एक्चुअली बहुत लोगों को ये पता भी नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ के बता दूं। अभी समीर भाई, और एक चीज़ है कि जिस तरीके से अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी चल रही है, तो आप ये वॉलेटिलिटी को कैसे हैंडल करते हो? बिकॉज मार्केट अभी कल 100 पॉइंट ऊपर गैप अप खुलता है, फिर 200 पॉइंट नीचे जा रहा है, और अभी शायद मंडे मार्केट, मतलब जब भी हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके बाद इन्फ्लेशन का डेटा आ गया, तो शायद उसके नेक्स्ट डे मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन भी ओपन हो सकता है। तो हम लोग ये एज एन इन्वेस्टर, या फिर समझो मैंने गोल किया कि भाई मुझे 10 साल बाद ये चाहिए, तो मुझे इतने पैसे जमा करने हैं, तो वो पैसा जमा करने के मतलब प्रोसेस में मैं वॉलेटिलिटी को कैसे हैंडल करूँ? सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं मार्केट में, एक तो ट्रेडर होते हैं और दूसरे इन्वेस्टर होते हैं। जो ट्रेडर होते हैं वो हमेशा वॉलेटिलिटी से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता नहीं है कि आज जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कल मार्केट क्या होने वाला है। इन्वेस्टर उल्टा सोचता है। इन्वेस्टर ये सोचता है कि मार्केट वॉलेटाइल है तो मेरे लिए अच्छा है, जब जब मुझे चांस मिलेगा मैं और पैसे इन्वेस्ट करके लोअर लेवल का परचेस करूंगा। क्यों? मार्केट भले कितना भी वॉलेटाइल हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो वो 12 से 13% से बढ़ने ही वाला है। हम लोगों ने एक स्टडी किया था, वो स्टडी में ये देखा कि 35 साल में अगर हर साल का आप रिटर्न देखते हो तो हुआ है ये कि मार्केट 35 साल में से कम 12 से 13 बार नेगेटिव रिटर्न दिया है, बाकी के टाइम पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वही इन्वेस्टमेंट अगर एक साल के बदले 5 साल का हो जाता है तो वो जो नेगेटिव का रेशियो है वो आ चुका है 5 या 6 बार नेगेटिव। अगर यही इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए हो जाता है तो कैलेंडर ईयर रिटर्न में एक भी बार नेगेटिव रिटर्न देखा गया नहीं है। सिंपल भाषा में यही कहा जाएगा कि अगर आप 10 साल और उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको कभी भी नेगेटिव रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर दिखने मिलेगा नहीं। तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि अगर हम लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं 10 साल या मतलब 5 साल से ज़्यादा बेसिकली, तो आपकी नेगेटिव होने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। Yes. ये तो वही बात हो गई समीर भाई, जैसे मैं भी अपने व्यूवर्स को बोलता हूँ कि भाई अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपके लॉस होने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़्यादा ही है। मतलब 50-50 नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि 70% टाइम आपको लॉस हो सकता है, 30% टाइम आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। और आप जैसे जैसे आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते जाते हो, जैसे डेली से ऊपर आके वीकली और मंथली, तो आपका जो प्रॉफिट करने का चांस है वो ज्यादा हो जाएगा। चांसेस ऑफ रिस्क तो रिड्यूसेस। ये आपकी बात बहुत मुझे मतलब रिलेट कर रही है कि जितना लंबा आपका टाइम फ्रेम होगा उतना आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग राइट वो ज्यादा बढ़ जाएगी। बहुत अच्छी बात है ये समीर भाई। मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो आपने बोला वोलेटिलिटी, तो हर एक इन्वेस्टर को वोलेटिलिटी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना देना चाहिए। मार्केट जितना वोलेटाइल रहेगा उतना आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिलेगा मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का। क्या है ना समीर भाई, आप जो बोल रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट जनरली यहाँ पे आपने वो हेरा फेरी मूवी देखी है? हाँ। उसमें अक्षय कुमार कैसे बोलता है कि 21 दिन में पैसा डबल। तो यहाँ पे सब लोग है ना सर पैसा डबल करने ही आते हैं। सब लोग ऐसा नहीं सोचते कि भाई मुझे साल में 15% रिटर्न कमाना है, मुझे साल में 20% रिटर्न कमाना है। सब लोग यहाँ पे पैसा डबल करने ही आ रहे हैं। और आज के ज़माने में जब हर हर हफ्ते एक नया आईपीओ आ रहा है और हर लोग आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो समीर भाई ये क्वेश्चन मैं आपसे एक जरा ऐसे पूछता हूँ कि
अभी मैंने देखा कि LIC के IPO की बहुत हाइप हो गई थी, सबने LIC का IPO भरा, सबको मिला पेट भर के, पर कुछ रिटर्न नहीं मिला। अभी उसके पहले हमने देखा था कि पेटीएम का IPO आया था। हर 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 नुक्कड़ पे, हर गली में, आप अगर कहीं पे चाय पीने रुक भी रहे हो ना समीर भाई, तो वहां पे भी पेटीएम के IPO की बात हो रही थी। सबने भरा, सबको मिला, पर पैसा आज तक किसी को नहीं मिला। मेरे ख्याल से वो वहां से ऑलमोस्ट 50 से 60% डाउन है IPO। तो आपका क्या विचार है समीर भाई IPO के ऊपर? सी आईपीओ का वैल्यूएशन जस्टिफाई होना ज़रूरी है। हो सकता है ये जो आईपीओज आए थे उसकी बहुत बड़ी हाइप क्रिएट कर दी गई थी, तो वैल्यूएशन की जो प्राइस होनी चाहिए उससे आईपीओ की प्राइसेस बहुत महंगी थी। यही एक रीज़न हो सकता है कि आईपीओ जब लिस्ट हुआ तब उसकी वैल्यूएशन बहुत ही नीचे है, और आने वाले दिनों में कितनी नीचे जाएगी वो बट क्या पता नहीं है। आप IPO में इन्वेस्ट करते हो? पर्सनल लेवल पे फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं ना ही डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ना ही आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट है, मेरी फैमिली का जो भी इन्वेस्टमेंट है, वो टोटली थ्रू म्यूचुअल फंड है। मतलब आप जो बोलते हो वो आई कर एम रहे हो? अ रियल जेन्युइन इन्वेस्टर एंड आई गॉट फुल फेथ इन माई म्यूचुअल फंड, क्योंकि मुझे पता है मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे वेल्थ क्रिएशन के लिए, मेरे लाइफ के गोल के लिए म्यूचुअल फंड ही मुझे काम आने वाला है। राइट, वेरी गुड समीर भाई। तो मैंने ये आपसे क्यों सवाल पूछा ना, क्योंकि अभी रिसेंटली LIC का IPO आया था और हाँ। वो सबने भरा, ठीक है, और सबको लॉस हो रहा है। अब सब मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विजय भाई हम LIC के IPO में क्या करें। आपको पता है मैंने वो LIC का IPO क्यों नहीं भरा था? क्योंकि वो IPO के बारे में ना समीर भाई सब लोग बात कर रहे थे, और मुझे ऐसा लगा कि अगर ये चीज़ सब लोग बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि इसमें या तो हाइप क्रिएट कर दी गई है, या तो फिर ये IPO में कुछ है नहीं। देखो जनरली मैंने ऐसा नोटिस किया है, जो चीज़ की हाइप ज़्यादा होती है ना वो आपको रिटर्न नहीं देता नहीं है। देती है। जो चीज़ की हाइप नहीं होती है ना वो आपको बहुत साइलेंटली बहुत बड़ा रिटर्न देता है। इसीलिए मैं वो चीज़ को, ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता था। तो अभी समीर भाई आप मुझे बताइए कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं? म्यूचुअल फंड में वैरायटी होती है। जैसे कि म्यूचुअल फंड बेसिकली तीन चीज़ में डिवाइड किया जाता है। इक्विटी फंड है, डेट फंड है, और असेट का फंड है। असेट फंड में गोल्ड आ जाता है। इक्विटी फंड है, उसमें प्योर इक्विटी होती है। डेट फंड में डेट होती है। जैसे कि इक्विटी फंड है तो इक्विटी फंड में भी अलग अलग सब कैटेगरीज है। लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, इक्विटी हाइब्रिड फंड है। डेट फंड में देखा जाए तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, लिक्विड फंड है, मनी मार्केट फंड है, शॉर्ट टर्म फंड है, मीडियम टर्म फंड है, लॉन्ग टर्म फंड है। तो डिपेंडिंग अपॉन क्लाइंट्स रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल जो होता है, उसकी जो नीड होती है, उसके जो गोल होते हैं, वो हिसाब से कोई भी फंड सूट होता है उसे उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो समीर भाई ये कितना ज़रूरी है? मतलब आपने बोला कि डिपेंड अपॉन द क्लाइंट कि उसको कौन सा फंड लेना चाहिए। ये कितना ज़रूरी है कि भाई क्लाइंट को भाई इक्विटी फंड ही अच्छा है, या फिर क्लाइंट को डेट फंड ही अच्छा है, या फिर क्लाइंट को कोई दूसरा फंड अच्छा है? तो ये आप कैसे डिसाइड करते हो? मतलब ये क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? इससे क्या होता है, जब कोई भी इन्वेस्टर से बात होती है तो हर एक इन्वेस्टर के मन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ ना कुछ क्वेरी होती है, या कुछ ना कुछ बात ऐसी होती है जो उसे नहीं पता होती है। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टर की बात जाननी जरूरी है कि आपको क्यों इन्वेस्ट करना है और किस लिए इन्वेस्ट करना है। उसकी लाइफ के गोल होते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग होता है, पहले अपनी बात हुई, चिल्ड्रन के एजुकेशन होता है, चिल्ड्रन के मैरिज होते हैं, तो वो सब के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो उसके पास दो तरीके हैं, या तो वो पैसे बचाना चालू करे और अपनी बैंक में डालना चालू करे, या गोल्ड में ले, या तो फिर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चालू करे। तो मेरी क्या ज़रूरत है वो हिसाब से मुझे प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। जैसे कि सपोज आई एम अ एफडी लवर, मुझे एकदम सिक्योर रिटर्न चाहिए, मुझे वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, मुझे 12-13% से कुछ पड़ी नहीं है, तो एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न सिलेक्टेड डेट फंड्स में आ सकता है, जहाँ पे एफडी के जितना सिक्योरिटी नहीं है, थोड़ी सी कम है, लेकिन रिटर्न्स एफडी से मच बेटर है। ओके। मेरे गोल्स लाइफ के अगर लॉन्ग टर्म गोल्स है, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग जो 15 साल के बाद आने वाला है, तो जैसे मेरा होराइजन लंबा हो जाता है वैसे मेरे लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा सूटेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसे मेरे बैंक एफडी से या बैंक रिटर्न से या गोल्ड से ज़रूरत से ज़्यादा फास्ट तरीके से ग्रो करेगा। तो मतलब आप बोल रहे हो कि रिस्क एपेटाइट और उनके गोल के टाइम के हिसाब से आपको वो पर्टिकुलर फंड उन लोगों को सूट होते हैं। जनरली ये क्या होता है ना कि
अभी समझो मेरा कोई दोस्त है, वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, इक्विटी फंड में, म्यूचुअल फंड में, तो वो मैं उसको पूछता हूँ कि अरे दोस्त तू कौन से फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, और सेम फंड में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। फिर पता चलता है कि अरे यार वो मेरे फ्रेंड ने तो स्मॉल कैप वाले फंड में इन्वेस्टमेंट किया है और मेरा रिस्क एपेटाइट तो इतना है नहीं। और पता चला कि जैसे मार्केट नीचे गया तो हमारे स्मॉल कैप फंड ने बहुत ज़्यादा डाउन दिखा दिया, और फिर वो रिस्क, तो ये आप बराबर आपने बताया कि भाई आपके एक पर्सनल आपकी नीड के हिसाब से आपको फंड सिलेक्ट करना चाहिए। मैं इंटरप्ट करूँगा, सॉरी। अभी 50 साल का कोई आदमी है, 50-55 का, जिसकी रिटायरमेंट को कुछ 5 साल बाकी है, तो डेफिनेटली वो बंदे को, वो इन्वेस्टर को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स और मिड कैप फंड की साइकिल्स बड़ी होती है। मार्केट गिरता है, दे आर द फर्स्ट टू फॉल। मार्केट बढ़ता है, दे आर द फर्स्ट टू राइज। कोई बंदा है जिसने अभी अभी कमाना चालू किया है, अभी अभी नौकरी पे लगा है या बिजनेस पे लगा है, 25, 27, 30 साल का है, तो डेफिनेटली उसके पास कमाने के लिए और 30 साल बाकी है, रिटायरमेंट के लिए और 30 साल बाकी है। तो ऐसे इन्वेस्टर को स्मॉल और मिड कैप ज़्यादा सूट करेंगे, ना कि 50 साल के इन्वेस्टर को। राइट। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना तो शुरू कर देते हैं, बट जैसे मार्केट गिरता है ना वैसे वो लोग एग्जिट कर देते हैं, और जैसे वापस मार्केट ऊपर आता है वैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर देते हैं। अभी मैं आपको मेरा मेरा एक एग्जांपल बताऊंगा कि हमारे एक क्लाइंट है, उन्होंने मेरे पास म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था जब निफ्टी मेरे ख्याल से 16,000 के पास फर्स्ट टाइम आई थी, 16,000 के पास, और फिर 16,000 से 18,000 का फेस उन्होंने देखा, और फिर वापस से मार्केट जब नीचे आ रहा है, गिर रहा है, अभी ये सब रशिया यूक्रेन वॉर और इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम आ गया, तो उन्होंने अपनी एसआईपीज को बंद कर दिया। तो मतलब ये क्या चीज़ है। और उससे पहले मैं आपको बोलूँगा समीर भाई कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का कौन सा तरीका है, आप वो अगर बता सके हमारे व्यूअर को तो। इससे पहले तो आपने जो एग्जांपल अभी बताया आपके क्लाइंट का, 16,000 निफ्टी और 18,000 निफ्टी वाला, इसमें ये होता है कि एक स्टडी की गई है, एक रिसर्च किया गया है। उसमें देखा ये गया है कि मार्केट ने अगर पिछले 30 साल में 15% CAGR से रिटर्न दिया है, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर है वो लोगों को सिर्फ 6 से 7% ही रिटर्न मिला है। क्यों? क्योंकि ये जो गैप है 15% और 60% के बीच का जो गैप है, 8% जो इन्वेस्टर को नहीं मिला है, उसे बोलते हैं इन्वेस्टर बिहेवियर। उसमें फियर ऑफ मिसिंग आउट भी आ गया, पैनिक भी आ गया। क्या होता है विजय कि हम लोग अपने गोल के ऊपर ध्यान रखने से ज़्यादा अपने आजू बाजू क्या हो रहा है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। सीरियसली भाई, रशिया यूक्रेन की वॉर हो चुकी है, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ चुके हैं, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, इंटरेस्ट रेट हाइक होना चालू हो चुका है, तो हम लोग अपने गोल के ऊपर फोकस करने की बजाय ये सब चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसकी वजह से ये होती है हमारे पास इतने सारे निगेटिव इनपुट्स आते विच आर चेंजिंग अवर डिसीजन टू स्टे ऑन कोर्स। तो यही रीज़न है कि जो मार्केट ने रिटर्न दिया है हम लोग नहीं कमा पाते। ये मैंने आपको क्यों पूछा समीर भाई पता है, ये जो इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा था ना, वो इन्वेस्टर हमारे वीडियो भी देखते हैं। ये इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग करने के टाइम पे मुझे बोला था कि विजय भाई मुझे 10 साल का टाइम तक इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैंने उनको एक फंड सजेस्ट किया था। अब हमारा जो इक्विटी का अकाउंट ओपनिंग का है वहाँ पे म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्ट होता है, उन्होंने किया। फिर जैसे मार्केट गिरा उन्होंने बोला अरे विजय अभी तो सब लोग बोल रहे हैं कि मार्केट गिर जाएगा, तीसरी वर्ल्ड वॉर चालू होने वाली है, हाँ। तो मैं क्या करूँ। तो अभी मैं उनको क्या बताऊँ, मैंने उनको बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि सर ऐसी बहुत सारे इवेंट्स आएंगे और जाएंगे, आप इन्वेस्टेड रहो, पर देखो अल्टीमेटली क्लाइंट्स के कॉन्फिडेंस के आगे आप नहीं जा सकते। तो मैंने उनको बोला ठीक है बंद कर दो। वापस से 4 महीने बाद वो वापस से आए, बोलते विजय अभी सब सही हो गया है, मुझे वापस इन्वेस्टमेंट करना है। तो क्या होता है ना कि आप जो बोल रहे हो कि भाई हमें 13 से 14% तक का रिटर्न मिलता है 10 साल 15 साल तक इन्वेस्टेड रहे तो CAGR रिटर्न, बट ये रिटर्न सब लोग ग्रैब नहीं कर पाते, बिकॉज म्यूचुअल फंड में क्या है सर, फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करो, कभी भी एग्जिट करो, कभी भी इन्वेस्टमेंट करो, कभी भी एग्जिट करो, तो लोग करते हैं। जबकि अगर समझो आपने कोई फ्लैट खरीद लिया तो मतलब इजीली फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो वहां पे क्या है लोग इन्वेस्टेड रहते हैं, और वहां पे क्या है कि रियल एस्टेट का भाव रोज ऊपर नीचे होता नहीं है। आप रोज ब्रोकर को तो फोन करके पूछोगे नहीं ना कि अरे आज मेरे प्रॉपर्टी का क्या वैल्यू है, आज मेरे प्रॉपर्टी का यहाँ क्या पे वैल्यू है। म्यूचुअल फंड ट्रांसपेरेंट है, आप डेली देख सकते हो उसकी daily NAV, देख सकते तो हो। वही चीज आपके ऊपर इफेक्ट करती तो है। मतलब ये जो एक पॉजिटिव चीज है ना, शायद वो इन्वेस्टर के लिए एक नेगेटिव भी चीज नेगेटिव चीज है, है। सब लोग उस चीज को हैंडल नहीं कर पाते। तो समीर भाई आप मुझे बताइए कि म्यूचुअल फंड में मैंने ये बहुत सुना है कि सिप करो, तो हाँ। ये SIP है क्या, मतलब मैं आपको फ्रेंकली बताता हूँ, मुझे पता है बट हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को नहीं पता है, तो आप अगर सिंपल भाषा में बता सकते हो कि SIP क्या है और SIP क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे बताइए। सबसे पहले तो SIP का नाम एक्चुअल है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बेसिकली अपने घरों में हम लोगों ने देखा रहेगा
कि अपने मम्मी या पापा या अपने सीनियर सिटीजन्स घर पे बैंक में या पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग करते हैं। हर महीने एक फिक्स अमाउंट फिक्स तारीख को वो लोग बैंक में इन्वेस्ट कर देते हैं। 5 साल 6 साल के बाद वो पैसा मैच्योर होता है और जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो इंटरेस्ट से वो लमसम पैसा वो लोगों के पास आ जाता है। एसआईपी ऐसे ही रिकरिंग अकाउंट है, लेकिन वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। जो पैसे आप देते हो हर महीने, वो पैसा फिक्स डेट को फिक्स फंड में फिक्स तारीख को जाके इन्वेस्ट हो जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशन। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को मैं दूसरे तरीके से वो बोलूँगा, स्लीप इन पीस। एक छोटी छोटी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से जा निकल के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाती है, जो आपके सर के ऊपर बर्डन भी नहीं लगता है और ग्रो भी होता है। एक चीज़ कही जाती है ना कि ड्रॉप बाय ड्रॉप फिल्स द लेक। छोटी छोटी अमाउंट से आपके पास एक बड़ा सा पॉन्ड क्रिएट हो जाता है, पूल ऑफ मनी क्रिएट हो जाता है। बट समीर भाई, एसआईपी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बताइए मुझे आप। एसआईपी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हो सकता है कि, और होता ही है, हर एक इन्वेस्टर के पास एक साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख नहीं होते हैं। अपनी जो भी मंथली इनकम है उसमें से थोड़ा सा पार्ट वो निकाल के एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकता है। नॉर्मली देखा ये गया है अपने देश में नहीं पूरी दुनिया में कि लोगों की जो इनकम होती है उसमें से खर्चा करने के बाद जो पैसा बचता है वो लोग सेव करते हैं। राइट। दरअसल होना उल्टा चाहिए। जो इनकम है उसमें से सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट निकाल दो, जो बचता है वो आप खर्चा करो। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वही है, बिना बर्डन लिए एक छोटी सी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से निकल के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाती है। हर एक एसआईपी को आप एक गोल का नाम दे दो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगा, रिटायरमेंट। तो मैंने एक एसआईपी सपोज 5000 रुपीज़ की चालू की है मेरे रिटायरमेंट के लिए। वो एसआईपी मुझे तब तक चालू रखनी है जब तक मेरा रिटायरमेंट आता नहीं है, और वो एसआईपी को मैं नाम दे दूंगा, वो गोल को नाम दे दूंगा रिटायरमेंट। एवरीडे उसकी मूवमेंट बढ़ती रहेगी, ऊपर नीचे होता रहेगा। जब तक मेरा टारगेट अचीव नहीं होता है तब तक ये एसआईपी मुझे कंटिन्यू रखनी है। राइट। तो समीर भाई, आपने ये रिटायरमेंट वाली बात है ना बहुत अच्छी की। जनरली हमारे चैनल पे तो हम लोग सिर्फ स्टॉक मार्केट और चार्ट्स की बात करते हैं, बट आज मैं मतलब ये जो मैंने पॉडकास्ट आप लोगों के लिए शुरू किया है, उसका मेन इंटेंशन ये है कि आप लोगों को मैं स्टॉक मार्केट का तो नॉलेज देते रहता हूँ, बट आप लोगों को पैसे के बारे में भी नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मैंने ऐसा देखा है कि हमारे इंडिया में लोगों को फाइनेंस से लेके मतलब एजुकेशन कहीं पे है ही नहीं, और कोई मतलब बिकॉज ऑफ द रॉन्ग फाइनेंस, मतलब पैसों के चीज़ों के हिसाब से लोग अपने लाइफ में बहुत गलत गलत डिसीजन ले लेते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आप मुझे बताना कि ये मैं कितना सच हूँ और कितना झूठ हूँ। मैं आप लोगों को मेरे ही घर का एग्जांपल बताता हूँ। मेरे डैड ने अपने मतलब बहुत छोटी एज से काम शुरू कर दिया, और उन्होंने मतलब बहुत काम किया और उन्होंने अच्छे पैसे भी कमाए। बट अभी मेरे डैड घर पे है, रिटायर्ड है, और वो मेरे पे डिपेंडेंट है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे डैड मेरे पे डिपेंडेंट है तो मुझे कोई प्रॉब्लम है, बट हमारे इंडियन कल्चर में है ना, ये नॉर्मल चीज़ है। जब तक पेरेंट्स 45 साल के नहीं होते ना, तब तक वो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, और उसके बाद उसके बच्चे उसके पेरेंट्स को संभालते हैं। और बहुत ये सैड रियलिटी है, मैंने ऐसा देखा है कि कुछ एज के बाद अपने जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल देते हैं, और पेरेंट्स बेचारे क्योंकि उन्होंने अपने रिटायरमेंट का सोचा नहीं था, इसलिए वजह से वो फिर कोई जगह पे दूसरे जगह पे रहते हैं। और वो मुझे बोलना भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोगों को भी पता है। तो जनरली हमारे इंडियन लोग में क्या होता है ना, हम लोग शुरू से हमारे बच्चों के लिए ही सब कुछ करते हैं, और ऐसा सोचते हैं कि ये जब बड़े हो गए तब ये हमारा ध्यान रखते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जो अपने माँ बाप को अपने हाथ पे रखते हैं। बट अगर अपने बच्चे नहीं रहे या अपने बच्चे ने आपको निकाल दिया तो ये बहुत प्रॉब्लम है। तो कोई मतलब पहली बात तो ये है कि 40-45 साल तक कोई अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचता भी नहीं है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की जो मैंने पर्सनली रिलेट की, तो मैंने शेयर कर दी। अभी समीर भाई, मैंने ऐसा सुना है कि भाई म्यूचुअल फंड में लमसम भी होता है और एसआईपी भी होता है। तो ये लमसम और एसआईपी का डिफरेंस क्या है, आप मुझे थोड़ा बताओगे? एसआईपी का मतलब जैसे हम लोगों ने बताया, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो डिसिप्लिन से होता है, मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो भी वो कैप्चर कर लेता है। एसआईपी मतलब एक फिक्स अमाउंट फिक्स डेट को फिक्स फंड में हर महीने जानी ही जानी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट। चाहे मार्केट 500 पॉइंट ऊपर हो या 500 पॉइंट नीचे हो, इससे बोलते हैं डिसिप्लिन अप्रोच। राइट। बेसिकली हर एक भाव में एवरेज होके आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। आपकी ओवरऑल होल्डिंग की एवरेज नीचे आती है।
सेकेंडली, जो पैसा आपका इन्वेस्ट हो चुका है वो हर साल एक पर्टिकुलर CAGR से बढ़ता जाता है, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की भी इफेक्ट मिलती है। तो SIP इंसान के अंदर, इन्वेस्टर के अंदर एक डिसिप्लिन अप्रोच क्रिएट करता है। लमसम का ये है कि आपके पास कहीं से एक साथ 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया आया है और अब एक साथ मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, उसे बोलते हैं लमसम। मार्केट कोई भी दिन इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा ही होता है, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन हो जो पिछले 6-7 महीने से चल रही है, ग्लोबल क्राइसिस चल रही है, वॉर लाइक सिचुएशन है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, तो ऐसे टाइम में लमसम इन्वेस्ट करने के लिए विजय मैं ये सलाह दूंगा इन्वेस्टर को कि आप एक साथ पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट ना करें और उसको 6-8 महीने के अंदर डिवाइड कर दें। क्यों? क्योंकि जो लमसम कर रहा है, अगर उसकी SIP न चलती हो तो उसको मार्केट की वॉलेटिलिटी का बेनिफिट मिलना चाहिए, तो लमसम ऐसे टाइम पे 6-7 महीने के लिए स्प्रेड कर देना चाहिए। तो समीर भाई, यही चीज़ को लेकर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ये समय सही है अपने रिटायरमेंट गोल का प्लानिंग स्टार्ट करने का, SIP स्टार्ट करने का, या फिर कोई भी गोल प्लान करने का, या नॉर्मल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का? क्या आपको लगता है ये टाइम सही है? बिकॉज ये क्वेश्चन हर एक इन्वेस्टर के मन में हमेशा होता है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जब मार्केट 2 साल पहले जब 12,000 के आसपास था ना, तब भी मुझे मेरे क्लाइंट यही क्वेश्चन पूछते थे कि क्या विजय, दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट? सब लोग बोल रहे हैं मार्केट गिरने वाला है, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट 18,000 या 16,000 17,000 हुआ, तभी भी मेरे क्लाइंट ने पूछा कि क्या विजय ये टाइम सही है? बिकॉज अभी सब लोग बोल रहे हैं कि मार्केट बहुत चल चुका है, तो और चलेगा। और एक इन्वेस्टर है जो मुझे मतलब ऑलमोस्ट 2 साल पहले मिले थे, उन्होंने तभी इन्वेस्ट नहीं किया था और वो अभी फिर से आए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन का क्या आंसर है सर, कि क्या ये समय सही है? मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हर एक समय सही होता है। जैसे कि आपका रिटायरमेंट एक फिक्स एज को आने ही वाला है, 50 या 60, तो वो टाइम सही है, तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का टाइम भी सही है। दूसरी बड़ी बात, जैसे हम लोगों ने कुछ देर पहले बात कर ली कि सेंसेक्स 40 साल पहले 100 पॉइंट था, वहाँ से आज 55,000 पे है, 62,000 जाके आया है। तो क्या सेंसेक्स ऐसे ही बढ़ा है? नहीं, वो ऐसे बढ़ा है। ये 40 साल में सिर्फ इंडिया की बात करते हैं, बहुत सारी क्राइसिस आ चुकी है, आपको भी पता होगा। 7 से 8 गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है। 2000 में इन्फोटेक बबल आ चुका है। 2008 में सबप्राइम क्राइसिस US की आ चुकी है। 2011-12 में मार्केट कंसोलिडेशन में चला गया था, वो पीरियड आ चुका है। इस बीच में कारगिल वॉर भी आ चुकी है। सबसे रिसेंट एग्जांपल 2020 मार्च महीना, कोरोना की वजह से पूरे मार्केट सब नीचे आ गए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ? इतने सारे क्राइसिस आने के बावजूद सेंसेक्स ने 100 से बढ़ के 55,000 का लेवल अटेन किया है, तो फिर टाइम तो सही है। नहीं समीर भाई, सब लोग क्या है ना कि वो कोविड वाला बॉटम और टॉप पकड़ने जाते हैं, तो ये कभी हो सकता है क्या? मतलब आप 23 साल का आपका एक्सपीरियंस है, 22-23 साल मार्केट का। का बॉटम और मार्केट का टॉप ना कोई पकड़ सका है, ना कोई पकड़ सकेगा। यहाँ से बाहर निकल के क्या होने वाला है वो मुझे अभी पता नहीं है। Right. मैं मार्केट का बॉटम और टॉप कैसे पकड़ सकता हूँ? हाँ, एक बात जरूर है कि आप थोड़ा सा एक जजमेंट ले सकते हो कि इकोनॉमी करंटली वीक होगी, तो आपको इन्वेस्टमेंट आपका स्प्रेड कर देना चाहिए। इकोनॉमी फुल फ्लेज बढ़ रही है, आपको पता चल जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये सब चीज़ कोई मायना नहीं रखती है। तो समीर भाई, मतलब ये तो आपने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया कि इन्वेस्टमेंट का टाइम कभी भी चलेगा, आप कभी से भी कर सकते हो, अभी से भी कर सकते हो, 1 साल बाद भी कर सकते हो। बट कितना ज़रूरी होता है जल्दी इन्वेस्टमेंट करना? बिकॉज देखो, हमारे जो व्यूअर्स है ना, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग जो है जिनकी एज 25 है, और हमारे जो व्यूअर्स है उसमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी एज 50 है, 45 भी है, और एक कुछ ऐसे व्यूअर्स है जिनकी एज 60 भी है। तो जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का रीज़न, मतलब वो क्यों ज़रूरी है, वो आप समझा सकोगे कि वाई टू स्टार्ट अर्ली? इन्वेस्टमेंट कब करना चालू करना चाहिए? सबसे पहले, जैसे कोई भी पर्सन की पहली सैलरी या पहली इनकम घर पे आती है, वो पैसे से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। आदमी जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना चालू करे उतना उसके लिए ज़्यादा अच्छा है, उसके फ्यूचर के लिए ज़्यादा अच्छा है। आपको एक एग्जांपल में दिखा सकता हूँ। जैसे कि कोई बंदा है, 25 साल का है आज की तारीख में, उसने 5,000 रुपीज़ की SIP चालू की है टिल हिज रिटायरमेंट। 60 साल का रिटायरमेंट एज हम लोग पकड़ लेते हैं। तो समीर भाई, सॉरी मैं आपको यहाँ पे बीच में रोक रहा हूँ। आप हाँ। जो बोल रहे हो ना, उसको हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आप बताइए सर, अभी क्या बोल रहे थे आप? करना यह है कि हम लोग 2
बंदे की एग्जांपल लेते, एक चलो। बंदा है 25 साल का, एक समझो एक राम है एक श्याम है। राम है 25 साल का, ओके श्याम है 35 साल का। ओके रिटायरमेंट दोनों की तो फिक्स है 60 ईयर्स की। राइट। हम लोग एग्जांपल ऐसे लेते कि राम जो 25 साल का है वो 5,000 रुपया हर महीने इन्वेस्टमेंट करता है अपने रिटायरमेंट तक, और मार्केट ग्रो होता है 15% CAGR से। सो लेट्स सी कि उसका रिटायरमेंट पर्पस कितना इकट्ठा तो होता हम है। लोग क्या करते हैं ना, राम और श्याम का रिटायरमेंट का पूरा कैलकुलेशन करते हैं। Yes. तो अभी हम लोग श्याम का, आपने क्या बोला 35 एज शाम है। का पहले करते हैं, चलो तो 5,000 रुपया श्याम जो है वो 5,000 रुपया हर महीने SIP कर रहा है। इन्वेस्टमेंट। वो 35 साल का है तो उसके रिटायरमेंट को 25 साल बाकी है, ओके, और वो right. 15% से उसका मार्केट, उसका इन्वेस्टमेंट ग्रो हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% डाल दिया और उसका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 25 ईयर्स हाँ जी। डाल दिया। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं समीर भाई कि उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 15 लाख रुपीज उसने इन्वेस्टमेंट किया है। और मतलब 25 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है विद 15% CAGR रिटर्न वो हो जाती है 1.62 इसे करोड़। हम रिटायरमेंट कॉर्पस बोल सकते हैं उसका। ओके, तो आप ये बोल रहे हो कि अगर कोई पर्सन अभी 35 एज का है हाँ और उसको 60 इयर्स पे रिटायरमेंट प्लान हाँ। करना है और एवरी मंथ वो सिंपल 5,000 की SIP करता है हाँ। विदाउट इंक्रीजिंग और एनीथिंग मंथली, 15% रिटर्न से उसका इतना परसेंट कॉर्पस तैयार हो 1.62 जाएगा। lakhs अप्रोक्सीमेटली हो ओके, जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है समीर भाई। हाँ, अभी ये तो अच्छा लग ही रहा है। हाँ चलो अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जो राम था, हम हाँ। लोगों ने दिया कि राम 25 साल का है, उसके रिटायरमेंट को 35 साल बाकी है। सो लेट्स कैलकुलेट। तो अभी हम लोग सेम ही रखते हैं कि 5,000 राम इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रिटर्न भी उसको सेम आएगा Same आएगा। 15%, बट उसके पास जो टाइम ड्यूरेशन है वो 35 ईयर्स है। तो हम 35 लोग years। 35 कर देते हैं 35। हाँ, तो अभी यहाँ पे देखते हैं क्या। ओ माय गॉड समीर भाई, सीधा मैजिक। तो यहाँ पे ये आया कि भाई उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है वो 21 लाख है, और बट उसका जो कॉर्पस है, जो उसकी वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 35 ईयर्स के बाद 7.34 करोड़ हो जाती है। तो यहाँ पे आप ये चार्ट देख रहे हो समीर भाई, इन्वेस्टमेंट तो इतनी सी है और इतनी उसका सी है। कॉर्पस इतना बड़ा है। तो ये मैजिक है ये तो। इसमें देखना यही है कि सिर्फ 10 साल ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहने की वजह से, ज़्यादा इन्वेस्ट करने की वजह से क्या फ़र्क पड़ा है। इसे बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो ये बहुत ही एक आपने इंटरेस्टिंग चीज बताई समीर भाई। मतलब ये बात तो सच है कि भाई जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो उतना आपके लिए अच्छा है। तो आप हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ ऐसा बताओगे कि भाई अभी मैंने ऐसा बहुत देखा है समीर जी कि अपने चाइल्ड का एजुकेशन का जो लोग है ना, वो मतलब जब भी वो चाइल्ड कॉलेज में आता है ना वही टाइम पे सोचते हैं। तो आप कुछ ऐसा आइडिया दे सकते हो कि भाई अगर आपकी चाइल्ड अभी जस्ट आपका कोई बच्चा हुआ है या आपकी कोई बेटी है या लड़का है, तो आप उसकी एजुकेशन का प्लानिंग कैसे करो। इससे क्या होता है, हर एक इंसान के, जैसे हम लोगों ने पहले बात की, हर एक इंसान के 3 लाइफ के मेन गोल होते हैं। जैसे कि रिटायरमेंट होता है, चाइल्ड की एजुकेशन होती है, और चाइल्ड का मैरिज होता है। जितना जल्दी हम प्लान करेंगे उतना अच्छी तरह से हम वो गोल को अचीव कर पाएंगे। ये हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल में देख लिया, राम और श्याम के एग्जाम्पल पे 25 साल और 35 साल कितना बड़ा फर्क पड़ रहा है वो लोगों के रिटायरमेंट कॉर्पस में। अभी जैसे कि चाइल्ड एजुकेशन के लिए या चाइल्ड मैरिज के लिए हम लोगों को फ्यूचर का प्लानिंग करना है तो क्या करना है। हम लोगों ने इन्फ्लेशन की बात की जो 6-6.5% से बढ़ रहा है, ये तो जनरल इन्फ्लेशन है। लेकिन एजुकेशन इन्फ्लेशन और मैरिज इन्फ्लेशन हर साल 9% या 10% से बढ़ रहा है। तो रेगुलर इन्फ्लेशन से जो हमारा नुकसान हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान एजुकेशन और मैरिज इन्फ्लेशन से हो रहा है। तो उसके लिए प्लानिंग करना ज़रूरी है। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। म्यूचुअल फंड के पास हर एक सॉल्यूशन है अवेलेबल। सपोज कि आज की तारीख में आप अपने चाइल्ड के मैरिज की बात कर रहे हो तो आज की तारीख में कितना एक्सपेंस होगा। सपोज मैं बता सकता हूँ कि 10 लाख रुपए का एक्सपेंस होगा। ऐसे तो 1 करोड़ भी हो सकता है। हाँ, मतलब But जनरल एक एक्सपेंस general आप कितना expense, करना हाँ, चाहते हो या आपके 10 लाख फैमिली में रुपए। किस तरह से मैरिज होते हैं, हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग होते हैं। अलग अलग तो कितना एक्सपेंस हो सकता है। सपोज 10 लाख रुपए हो सकता है। आपको कुछ करना नहीं है, आपके एडवाइजर के थ्रू आपको उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है कि सपोज कि मेरा बच्चा आज 2 साल का है, 23 साल के बाद शादी करूंगा मैं, तो आज के 10 लाख का इक्विवेलेंट 23 साल के बाद क्या होगा। सपोज वो फिगर आ रहा है 60 लाख रुपया, 60 लाख रुपीज़। तो वो 60 लाख रुपीज़ मुझे आज से 23 साल के बाद चाहिए, उसके लिए आज से मुझे हर महीने कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब आप रिवर्स कैलकुलेशन पहले मैंने फ्यूचर का कैलकुलेशन किया, उसके बाद मैं रिवर्स कैलकुलेशन कर रहा हूं कि फ्यूचर में मुझे इतने पैसे चाहिए मेरे गोल को अचीव करने के लिए, उसके लिए आज से मुझे कितने पैसे इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। छोटा सा फिगर आया, मुश्किल से 4,000 से 5,000 का फिगर आएगा। वो 5,000 रुपये की जो SIP आप कर रहे हो चाइल्ड मैरिज के गोल के लिए, उसे आप नाम दे दो चाइल्ड्स मैरिज, और वो आप
टारगेट तक कंटिन्यू रखो, वो गोल तक कंटिन्यू रखो, आपका वो गोल बहुत इजीली, बहुत आसानी से अचीव हो जाएगा, मतलब पीसफुली अचीव हो जाएगा। अचीव हो जाएगा। मैंने मैंने ये आपसे क्यों पूछा पता है, क्योंकि हम लोग क्या हमारे चाइल्ड एजुकेशन को लेकर बहुत सीरियस होते हैं। मैरिज तो ठीक है, चलो मैरिज तो एक अलग चीज़ हो जाती है, बट एजुकेशन के लिए बहुत सीरियस होते हैं। अगर आज हमारे बच्चे को हमें डॉक्टर बनाना है तो हमें 25-30 लाख रुपया तो डोनेशन देना पड़ता है। तो तब जब वो आता है तब वो सिचुएशन में हम लोग सोचते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। तो अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे लोगों के लिए अभी से मतलब एट द एज ऑफ 3 और एट द एज ऑफ 4, या तो मैं ये बोलूंगा जब से वो उनका जन्म हो रहा है तब से वो स्टार्ट करना करें, ही चाहिए। तो मतलब आप जस्ट इमेजिन करो, आप हर महीने 2,000 रुपए से स्टार्ट करो, फिर 3,000, 4,000, 5,000। आपका बच्चा जब बड़ा होगा तब आपके पास एक बहुत बड़ा कॉर्पस होगा। वापस आ जाएगा। शायद वो सारे इन्वेस्टमेंट, वो सारे खर्चे करने के बाद भी आपके पास बहुत पैसे बचेंगे। तो ये सिर्फ मैं अपने व्यूअर्स को बताने के लिए देख रहा था। और समीर भाई, और क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऐसे ऑप्शन है जो म्यूचुअल फंड के अंदर होते हैं? अभी आज के वीडियो में तो ऑब्वियसली हम लोग ज्यादा की बात नहीं करेंगे, पर हाँ। फिर भी आप बता दीजिए। सी बेसिकली अपनी 2 मिनट पहले बात हुई कि आपने कहा कि 25 साल का बंदा, 35 साल का बंदा, 40 साल का, 55 साल का और 60 साल का, हर एक के लाइफ के गोल अलग अलग होते हैं। जैसे कि 25 साल का बंदा है, कमाना अभी अभी चालू किया है, उसके लाइफ के गोल अलग होते हैं। 40 साल का बंदा है जो अपनी मिड एज पर पहुंच चुका है, उसके गोल अलग होते हैं। 55 साल का जो आदमी है जिसकी रिटायरमेंट के 3 या 5 साल बाकी है, उसके लाइफ के गोल अलग रहते हैं। और जो 60 साल की पर्सन है, 60 साल का पर्सन है, उसके लाइफ के गोल अलग होते हैं। 60 साल के पर्सन को सिर्फ यही सोचना है कि मेरे पास जो कॉर्पस बचा है उससे मैं बाकी की ज़िंदगी जी पाऊंगा कि नहीं, अगर एफडी में पैसा रखूंगा तो क्या उसमें से जो हर महीने ब्याज है तो उससे मेरा घर चलेगा या नहीं। उसके लिए प्रोडक्ट कुछ अलग होते हैं। 40 साल का जो बंदा होता है, जो मिड एज में होता है, जिसकी ग्रोथ की साइकिल अब एक पीक पे आ चुकी है, अब जो उसे करना है वो एक्यूमुलेट करना है अपने रिटायरमेंट के लिए या अपने बाकी की लाइफ के गोल के लिए। तो उसके लिए प्रोडक्ट और स्ट्रेटेजीज अलग होती है। 25 साल का जो बंदा होता है, 30 साल का जो बंदा होता है, उसकी लाइफ अभी अभी की शुरू हुई है, तो उसके लिए स्ट्रेटेजीज, उसके लिए गोल कुछ अलग होते हैं। ओके, तो समीर भाई ये तो हम लोग कभी डिटेल में देखेंगे कि भाई कौन से पर्सन के लिए क्या स्ट्रैटेजी होती है और किस तरीके से म्यूचुअल फंड में अप्रोच करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो था। मैंने आज समीर भाई के पास से बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, जैसे म्यूचुअल फंड क्यों इंपॉर्टेंट है। और मैंने सबसे एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ ये सीखी ना कि लमसम अगर आपके पास पैसा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 लाख रुपया है और मार्केट अभी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है, तो आप लोगों को वो पैसा एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, उसको बेसिकली डिवाइड कर देना चाहिए। और अगर आप लोगों को पर्सनली समीर भाई से कोई क्वेश्चन है या आप समीर भाई से कांटेक्ट करना चाहते हो, समीर भाई की टीम से कांटेक्ट करना चाहते हो रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, तो मैं उनकी नीचे डिटेल डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से समीर भाई की टीम से और समीर भाई के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। समीर भाई, अगर हमारे किसी व्यूअर्स का कुछ डाउट होगा तो आप उनको बता देना। डेफिनेटली। तो मैं समीर भाई का ईमेल आईडी भी यहाँ पे नीचे डाल दूंगा। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स होंगे तो आप समीर भाई को ईमेल कर सकते हो। और ये मैंने पॉडकास्ट सीरीज ही आप लोगों के लिए इसलिए स्टार्ट की है कि ये चैनल पे मैं आप लोगों को डायरेक्ट टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन के अलावा भी पैसे के बारे में, हम लोगों को हमारे लाइफ में कैसे सोचना चाहिए, पैसे के बारे में हम लोगों को कैसे देखना चाहिए उसको ग्रोथ करने के लिए, उसी के लिए मैंने ये पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम मैंने रखा है ऑल अबाउट मनी। तो अगर आप लोगों को ये हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो के लिए बताइए, और आगे फ्यूचर में आप हमारे समीर भाई के पास से क्या चीज़ नई सीखना चाहते हो आप उसके बारे में नीचे कमेंट में बताइए। अभी मैं आपको बता दूं कि समीर भाई 22 साल से मतलब मार्केट में फुली एक्टिव है, तो ये आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। इनके पास बहुत ऐसा नॉलेज है जो हम इनके पास से ले सकते हैं और आपको बता सकते हैं। तो आप आने वाले फ्यूचर में अगर समीर भाई के पास से आप किसी टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो उसका कमेंट मुझे नीचे कमेंट करके, मतलब उसके बारे में मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये वीडियो का जो लाइक का टारगेट है ना, आज मैं आपसे पहली बार बोल रहा हूँ कि ये वीडियो में हम लोग 5000 लाइक का टारगेट रखेंगे, बिकॉज मैंने आप लोगों के लिए जो ये पॉडकास्ट शुरू की है, अगर आप लोगों को ऐसे पॉडकास्ट के बहुत सारे एपिसोड चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और बस, थैंक यू समीर जी, आज आप हमारे ऑफिस में आए। थैंक यू, माय प्रिविलेज। आपने हमारे व्यूवर्स के लिए इतनी अच्छी नॉलेजेबल चीज़ बताई और ये सारी चीज़ शेयर की, उसके लिए। म्यूचुअल फंड ऐसा कंसेप्ट है विजय कि जिसमें जानने की बहुत बातें हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट वी हैव मेजोरिटीली कवर्ड ईच एंड एवरी टॉपिक, बट देर आर मेनी मोर टॉपिक्स विच कैन बी एक्सप्लोर्ड। राइट। मेनी स्ट्रेटेजीज, बहुत सारी चीज़, वो आगे कभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और हमारे चैनल पे आज ये पहली बार हुआ है कि मैंने आप लोगों के लिए ऐसा, मेरे ख्याल से ये शायद ये वीडियो ऑलमोस्ट 50 मिनट से ज़्यादा का हो गया है। तो थैंक यू आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर लाइक करिए।
आप अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, जिससे उससे भी पता चले कि रियल मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है। और ये सारी चीज़ों देखने के बाद आई होप आप लोगों का म्यूचुअल फंड पे भरोसा और डबल हो गया होगा। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।